हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, मैं आनंद मेरा आप लोगों के लिए ले आया हूँ एक और महत्वपूर्ण लेक्चर हिंदी व्याकरण का। साथियों, हमारे चैनल पे आपको लगातार हिंदी व्याकरण की क्लास मिल रही है। इससे पहले की क्लास यदि आपको देखनी है तो जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट है हिंदी व्याकरण की। तो पहले पार्ट में हमने आपको अलंकार बताया था और अलंकार का जो भेद बताया था हमने, शब्द अलंकार। तो आज हमारा अलंकार का दूसरा पार्ट है अर्थ अलंकार। साथियों, शब्द अलंकार में हमने जिक्र किया था उसके भेदों के बारे में, और जो उसके भेद थे उसको कम एग्ज़ाम में कैसे पहचाना, पूरी वाक्य आपको बताया था। यदि आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो ज़रूर जाएगा डिस्कशन बॉक्स में, प्ले लिस्ट में ही वह वीडियो पड़ी हुई है। तो आज जानेंगे हम अर्थ अलंकार के बारे में, उसके भेदों के बारे में, और एग्ज़ाम में वहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं और उनको कैसे टैकल करना है, पूरी जानकारी आपको देंगे साथियों। सबसे पहले आपको बता दें अलंकार, एक बार फिर से रिवाइज करवा दें कि अलंकार हमने बताया था आपको अलंकार की परिभाषा। जैसे हमने कहा था कि जैसे अलंकार का अर्थ होता है आभूषण और श्रृंगार। जैसे मनुष्य जो है अपनी शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकार होते हैं दो प्रकार के, बट आचार्य भोज के अनुसार अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। उन्हें उभय अलंकार को भी अलंकार का भाग माना था, बट हिंदी में हम दो ही भाग मानते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्दों के माध्यम से जब काव्य में उसके भाव में परिवर्तन होता है शब्द अलंकार, अर्थ के माध्यम से जब काव्य या कविता में उसका भाव या सौंदर्य पैदा होता है तो होता है अर्थ अलंकार। तो अर्थ अलंकार की ओर आपको ले चलते हैं। उसके भेद जो होते हैं मुख्यतः साथियों चार भेद होते हैं, इसके बहुत सारे भेद हैं साथियों, उनको हम जानेंगे। मुख्यतः इसके चार भेद हैं। पहला भेद है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की जो पहचानने की विधि है और क्या होता है, जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए। अब आप लोग कहोगे उपमेय क्या है, उपमान क्या है। सबसे पहले आपको बता दें उपमा अलंकार की जो सीधी परिभाषा है, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए, यानी उसके गुण की विशेषता हम दर्शाते हैं, उससे उच्च कोटि यानी उसकी समानता, उस गुण जो वह गुण धारक होगा उससे उच्च कोटि के किसी वस्तु या व्यक्ति से करते हैं तो वह उपमा अलंकार कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब इस कंडीशन में क्या होगा, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना हम करेंगे उससे उच्च कोटि वाले किसी व्यक्ति और वस्तु से, तो आपको ध्यान रखना होगा कि वहाँ पे कौन सा अलंकार प्रेजेंट होगा, उपमा अलंकार। अब बात आती है कि इसका एग्जाम्पल की, जैसे सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो सीता जी का मुख किसके समान है साथियों, चंद्रमा के समान सुंदर है। तो सीता जी के मुख की तुलना किससे की जा रही है, उच्च कोटि वाले चंद्रमा से। तो मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों कि जहाँ पर जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना उससे उच्च कोटि वाले किसी व्यक्ति और वस्तु से करते हैं तो वहाँ पे उपमा अलंकार प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार है और इसमें सीता जी के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। तो यहाँ पे मुख जो है उपमेय होगा और उपमान होगा हमारा चंद्रमा। अब आप लोग कहोगे उपमेय क्या है, उपमान है। साथियों आपको बता दें, जिसकी तुलना की जाती है ना वह आएगा उपमेय, और जिससे की जाएगी वह होगा हमारा उपमान। तो यहाँ पे मुख की तुलना की गई है इसलिए उपमेय हुआ है, और जिससे की गई चंद्रमा से की गई तो वह हुआ उपमान। तो आपको यह कंडीशन याद रखनी है कि जिससे तुलना की जाएगी वह होगा उपमान, और जो करेगा तुलना वह होगा हमारा उपमेय। तो साथियों उपमेय वाला हमने पढ़ दिया, उपमा अलंकार का भाग ये। दूसरा भाग हमारा अर्थालंकार का आता है रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भी भेद ना हो। उपमेय और उपमान में कैसा कोई भेद नहीं। आप लोग कहोगे कि क्या है ये उपमेय और उपमान में भेद वाला सिस्टम। तो आपको बता दें साथियों, जैसे हमने इस वाली कंडीशन में, यानी उपमा अलंकार वाली कंडीशन में क्या कहा हमने कि आपको बताया, उपमा अलंकार तब होगा जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना हम उससे उच्च कोटि वाले किसी व्यक्ति और वस्तु से करेंगे तो वहाँ उपमा अलंकार प्रेजेंट होगा। रूपक अलंकार उसी का विपरीत है साथियों। यहाँ पर जो चीज़ होगी वही होगी। जैसे सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मैं हमने कहा था कि वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार क्यों होगा, क्योंकि मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। तो उपमान उपमेय दोनों प्रेजेंट थे, बट यहाँ पे कोई भी भेद उपमान और उपमेय में नहीं होगा। क्यों होगा साथियों, आपको बता दें,
यहाँ पर जैसे सीता जी का मुख जो है चंद्रमा ही है, यानी समान नहीं है, वो चंद्रमा ही हमने मान लिया उसको। और आप शेर हैं, यानी शेर आप तुलना नहीं की गई है, बट आप शेर हैं यहाँ पे, यानी आपको समझ जाना है कि यहाँ पे तुलनात्मक वाला सिस्टम कुछ नहीं होगा, जो होगा वही होगा, यानी उपमेय और उपमान में कोई भी भेद नहीं होगा। तीसरा भाग हो गया साथियों हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए वहाँ पे होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे वाचक शब्द जनु मनु मानो जनु मानहु जानू आदि। साथियों जिस वाक्यांश में, जिस पंक्ति में या जिस व्यंग में आपको मिलेगा कि आपको बीच में मिलेगा मानो जनु मनु जानो मानहु, तो ऐसे आपको तुरंत पिक कर लेना है, वो वाला ऑप्शन जो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार में पहचानने की विधि है ये। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा जो बनती है जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती है। यानी उपमेय क्या होता है हमने आपको बताया, जिस चीज़ की, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाएगी वह उपमेय होगा, जिससे तुलना होगी वो उपमान होगा। यानी उपमेय और उपमान में उत्प्रेक्षा अलंकार वाली कंडीशन में उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाएगी। इसको पहचानने की आसान विधि है, इसमें वाचक शब्द जनु मनु मानु जानू मनहु जानू इनमें से एक का प्रयोग होगा, तो आपको सीधे सीधे समझ जाना है कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा हमारा अर्थालंकार का भाग आता है विनोक्ति अलंकार, जहाँ बिना शब्द के द्वारा किसी वस्तु की व्यर्थता बताई जाए वह होगा विनोक्ति अलंकार। साथ ही यहाँ पे दे रखा है कि सरविन सरसित सरसिज विनुसर सर सरसिज विनसूरे तरु बिनु यौवन यौवन बिनो तन और तन यौवन प्रिय। सर इसमें जो बताया गया है कि सूरज के बिना तालाब और तालाब के बिना कमल उसी प्रकार है जैसे शरीर के बिना यौवन और प्रीतम के बिना शरीर और शरीर के बिना यौवन। यानी यहाँ पे यौवन की और शरीर की व्यर्थता बताई जा रही है और यहाँ पे सूरज और तालाब की व्यर्थता बताई जा रही है। तो जहाँ पर बिना शब्द के द्वारा किसी वस्तु की व्यर्थता बताई जाएगी वहाँ पे आपको विनोक्ति अलंकार चूज करना पड़ेगा। अगला भाव आता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में आपको सिंपल सा है साथियों, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, जहाँ पर निर्जीव सजीव की तरह काम करे अथवा निर्जीव को सजीव मान लिया जाए वहाँ पर मानवीकरण अलंकार हुआ। जब आपको ऐसी कंडीशन मिल जाएगी किसी पंक्ति में, वहाँ पर आपको लगेगा कि यह तो निर्जीव चीज़ है बट उसका प्रयोग उस पंक्ति में सजीव की तरह सुनने में आपको आएगा, तो उस कंडीशन में मानवीकरण अलंकार वहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसका एग्जाम्पल है जब जब बाहें उठी मेघ की धरती का तन मन ललका है, जब जब मैं गुजरा पनघट से पनिहारिन का घट छलका है। पनघट साथियों क्या होता है, जहाँ पे हमारे पानी भरने जाते हैं गाँव में जो नौला होता है उसे हम पनघट कहते हैं। घट मतलब होता है घड़ा। सारी महिलाएं जब पानी भरने घड़े के द्वारा पनघट में जाते हैं तो उसके अनुसार जो कह रहा है जिसने पंक्ति लिखी उनके अनुसार कहा गया है कि जब जब मैं वहाँ जाता हूँ तो जो पनिहारी, जो पानी भरने आई हुई महिला होती है उसका घड़ जो है छलकता है। तो आप समझ सकते हो साथियों कि एक काल्पनिक तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसका घट छलका है, यानी निर्जीव चीज़ को यहाँ पे सजीव की तरह बताया गया है। तो यहाँ पे पूरा व्यंग का अर्थ निकालें तो जब जब बाहें उठी में की, इसका कहना है कि जब जब बाहें, पूरे बाहें, जब जब बादलों की बाहें उठती हैं और धरती क्या करती है अपने तन मन को ललकाती है। और उसका कहना है कि जब जब मैं पनघट से गुजरता हूँ, यानी पानी जो नौला है उसके रास्ते गुजरता हूँ, तो जो पानी भरने आई हुई महिला होती है उसका जो है पनघट से यानी घट से जल टपकता है, छलकता है। तो साथियों यहाँ पे निर्जीव को सजीव की तरह यहाँ पे डेफिनेट किया गया है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो प्रेजेंट होगा अलंकार मानवीकरण अलंकार होगा। अगला आता है विरोधाभास अलंकार, जहाँ पर दो विरोधी तत्व एक जगह पाए जाए वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होगा। यह सिंपल सा है साथियों। विरोधाभास में क्या होगा, अटपटी कंडीशन आप समझ सकते हो कि जैसे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे जे नीचे है चले ते ऊंचे हो। आप जितना नीचे जाओगे उतना ऊपर आओगे, क्या जितना ऊपर आओगे इतने ऊपर जाओगे, जितना नीचे जाओगे उतना नीचे जाओगे। इसमें इस कंडीशन में आपको बताया कि जितना नीचे जाओगे उतना ऊपर आओगे। तो यहाँ पे विरोधाभास वाली कंडीशन हो रही है नहीं हो रही है, तो यहाँ पर इसीलिए प्रेजेंट है हमारा विरोधाभास अलंकार। अगला आता है विभावना अलंकार,
जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ होता है विभावना अलंकार। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। साथियों, बिना पैर के चलते हैं और बिना कानों के सुनते हैं और बिना कुछ किए ही कई कार्य, नाना प्रकार के कार्य कर देते हैं, तो वह हमारे भगवान, यहाँ पे भगवान का वर्णन किया गया है। तो अर्थ क्या निकलता है साथियों कि इसका बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ पे विभावना अलंकार होगा, यानी न भगवान चलते हैं न सुनते हैं और इनके बावजूद भी बिना कार्य करे वो कई काम कर देते हैं, तो इस कंडीशन में वहाँ पे विभावना अलंकार प्रेजेंट है। अगला आता है विषयोक्ति अलंकार। जहाँ पर कारण के रहने पर भी कार्य न हो वहाँ पर विषयोक्ति अलंकार होता है। साथियों, जहाँ पर कारण के रहने पर भी कार्य न हो वहाँ पे विषयोक्ति अलंकार होगा। फूल ही फलय न बेत, जत भी सुधा बरसी जलद, मूरख हृदय न चेत, जी ही गुरु नीलहि विरज सम। तो यहाँ पे बताया गया है कि विषयोक्ति अलंकार में आपको याद रखना है, विषयोक्ति अलंकार वाली जो कंडीशन है इसमें बताया कि जहाँ पर कारण के रहने पर भी कार्य ना हो। तो साथियों, इसका हम जो फूल है फले न बेत वाली जो हमारा यह व्यंग्य है इसका हम पूरा वर्णन करें तो इसका जो वर्णन है एक आकर्षक है। इसमें बताया गया है कि बादलों के अमृत बरसने पर भी बेत के पेड़ पर फूल या फल नहीं लगते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि गुरु ब्रह्मा भी धरती पर आ जाएं और किसी मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने लग जाए, यदि उसको वो ज्ञान नहीं दे पाएंगे। तो जहाँ पर कारण के रहने पर भी कार्य ना हो वहाँ पर विषयोक्ति अलंकार होगा। यहाँ पे बताया गया है कि कारण क्या है साथियों, यानी बादल के जो है फूले नहीं फूले तो जो सुधा बरसी, यानी यहाँ पे बताया गया है कि बादलों के अमृत बरसने पर भी यहाँ पे कुछ असर नहीं पड़ रहा है। किसके वहाँ पे, बेत के पेड़ पे, वो जैसा का तैसा बना हुआ है। जैसे मूर्ख व्यक्ति का हम हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते, खुद ब्रह्मा जी भी आ जाए उस कंडीशन में बताया गया है कि समझ सकते हो आप लोग, वहाँ पे विषयोक्ति अलंकार होगा जहाँ पर कारण के रहने पर भी कोई भी उस पर फर्क ना पड़े। अगला होता है असंगत अलंकार। असंगत अलंकार में जहाँ कार्य और कारण में कोई समानता ही ना हो वहाँ पे होगा असंगत अलंकार। जैसे साथियों, असंगत यानी पूरा उल्टा पुल्टा होगा, जो चीज़ जहाँ के लिए बनी होगी वो वहाँ पे नहीं होगी। इसका आसान भाषा में जो हम समझा पा रहे हैं आपको आसान भाषा में, तो इसका जो उदाहरण है वो कह रहा है कि पलक पीक अंजन अदर धरे महावर भाल, आजू मिले सो भली करी भले भले बने हो लाल। साथियों, हम इसका वर्णन करें तो इस व्यंग्य का यहाँ पे बताया गया है कि जो एक नायिका है, यानी एक जो आप सोचो एक महिला है, उसने क्या कर दिया कि पलकों पर होठों की लाली लगा दी। उसने जो लाली होठों पर लगनी है उसने आंखों की पलकों पर लगा दी और उनने होठों पर क्या लगा दिया, काजल लगा दिया, जबकि होठों पर तो क्या लगना था, लाली लगनी थी। लाली को उसने लगा दिया पलकों पर और माथे पर जो है उसने महावर लगा दी, जबकि महावर जो है शादी के टाइम पे पैरों पे लगती है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि कार्य और कारण में कोई भी समानता न हो रही है इस उदाहरण के जरिए। तो इस कंडीशन में वह असंगत अलंकार यहाँ पे प्रेजेंट है। अगला आता है दीपक अलंकार। जहाँ एक कारण से कई कार्यों का वर्णन हो जाए वहाँ पे होगा दीपक अलंकार, यानी एक ही कारण से वहाँ पे कई कार्यों का वर्णन हो जाएगा। जैसे कहत नजत रीजत खिंचत मिलत खिलत नजी जात है, भरे मौन से मैं करत हो नैनी ही सो बात है। तो साथियों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही चीज़ से, यानी यहाँ पे नायिका महिला और एक पुरुष है उसका वर्णन हो रहा है कि उनके द्वारा नैनों के द्वारा आँखों के द्वारा ये सारी बात होगी, उनकी लड़ाई भी हो गई आँखों के द्वारा, वो गुस्सा भी हो गए और मिल भी गए, खिल भी गए, हंस भी रहे हैं। वो सिर्फ किससे, वो भी नैनों से, यानी आँखों से ही नैन मटोली हो रही है मतलब। तो जहाँ पर एक कारण से कई कार्यों का वर्णन हो जाए, यानी देखने पर ही उसने कई चीज़ों का वर्णन कर दिया, तो इस कंडीशन में होगा दीपक अलंकार। तो एक कार्य कारण से, जैसे आप लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक लैंप जो है पूरे घर को, यानी पूरा हमारा कमरा उसको उजाला करता है, यानी एक से ही पूरा उजाला हो गया ना। उसी कंडीशन में आपको याद रखना है जहाँ पर एक कारण के होते सारे कार्यों का वर्णन हो जाए वहाँ पे दीपक अलंकार का प्रयोग होगा। अगला आता है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में आप लोग बहुत कन्फ्यूजन होते हो, क्योंकि भ्रांतिमान और संदेह जो है लगते तो एक ही हैं, बट इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है साथियों, रात दिन का फर्क है इनमें, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भ्रांतिमान और संदेह में
क्या है कंडीशन और दोनों का क्या है प्रयोग, उसको हम बताएंगे आपको। पहले जानते हैं भ्रांतिमान अलंकार की पहचानने की विधि। तो भ्रांतिमान अलंकार जहाँ किसी वस्तु को देख करके अज्ञानतावश उसके स्थान पर किसी दूसरे वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ पे होगा भ्रांतिमान अलंकार। साथियों, भ्रांतिमान अलंकार में आपको याद रखना है, जहाँ किसी वस्तु को हम जब देखेंगे तो हमें लगेगा कि कोई दूसरी वस्तु का भ्रम होगा। जिस वस्तु को हम देखेंगे उस वस्तु का नहीं, बट उसके दूसरे वस्तु का हमें भ्रम होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो साथियों, उदाहरण जो दे रखा है इसमें, नाक का मोती अधर की कांति से, बीच दाड़िम का समझकर भांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है दूसरा सुख कौन है। सुख मतलब होता है साथियों तोता, जो पिंजरू में हम लोग पहले के राजा रानियाँ और आजकल भी कई लोग इसको पाल के रखते हैं। तो सुख जो कह रहा है यानी तोता सोच रहा है, जो यहाँ पे किसका व्यंग हो रहा है साथियों, वार्ता जो चल रही है वो चल रही है हमारे लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी के लिए। लक्ष्मण जी अपनी पत्नी उर्मिला के पास में ही बैठे हुए हैं और बता दें आपको, उनके पास में एक तोता भी बैठा हुआ है। और लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी ने अपने नाक में जो है एक फूली पहनी हुई है, और तोता को लगता है कि ये दूसरा सुख कौन है। वो सोचता है तोता, जो नाक है उर्मिला जी का, उसको वह दूसरे तोते की चोंच समझता है, और जो फूली पहनी हुई है उर्मिला जी ने नाक में, उसको वह चोंच द्वारा पकड़ा हुआ दाना समझता है। तो इस तरह से तो दूसरा सुख कौन है, तो भ्रांति हो रही है उसको, यानी वो सोच रहा है कि ये दूसरा सुख कौन आ गया भाई, जिसने मुंह में दाना दबा रखा है, बट वो सुख ना होकर उर्मिला जी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है साथियों, एक भ्रांति हो रही है तोता को कि ये दूसरा तोता कौन आ गया। तो संदेह अलंकार इसके विपरीत है, जहाँ किसी वस्तु को देख करके अज्ञानतावश उसके स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए, भ्रम नहीं, उस कंडीशन में हमारा संदेह अलंकार होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने दे रखा आपको, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। बेसिकली साथियों, ये जो उदाहरण दे रखा है हमने, ये दुशासन का है। जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, आप लोग देखा होगा महाभारतों में, चीरहरण जब हो रहा था साथियों, वो साड़ी खींच रहा था इनका द्रौपदी जी का दुशासन। तो दुशासन जितना साड़ी को खींचता है, कृष्ण लीला जो है वहाँ पे बरसती है साथियों। कृष्ण भगवान जो है उस साड़ी को दुगना चौगुना कई गुना लंबी कर देते हैं, और आपने देखा होगा वो पूरा सीरियल। तो यहाँ पे बताया गया है कि साथियों संदेह हो रहा है कि उसको, किसको, दुशासन को, कि यार साड़ी बीच नारी है क्या, साड़ी के बीच में नारी है, या नारी के बीच में साड़ी है, या सारी ही नारी है, यानी पूरी सारी नारी की है। तो इस तरह से आपने देखा कि संदेह यहाँ पे हो रहा है दुशासन को। तो जहाँ किसी वस्तु को देख करके अज्ञानतावश उसके स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए, वहाँ पे संदेह अलंकार होगा। और विपरीत इसके भ्रांतिमान और संदेह को हमें आसानी से पहचानना है। भ्रांतिमान में हमने आपको बताया साथियों, यहाँ पे किसी वस्तु को हम देखेंगे तो उसका भ्रम होगा, यानी उसका हमें भ्रम होगा, जो पहले वाली कंडीशन होगी उसको वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। जैसे रात के अंधेरे में रस्सी को सांप समझ दिया, तो रस्सी को हमने क्या समझ दिया, सांप समझ दिया। तो रस्सी ही थी जो जिसको हमने सांप समझा, तो रस्सी यहाँ पे क्या होगी, वो हो गया ना, यानी रस्सी का यहाँ पे प्रयोग नहीं हुआ, सीधे हमने समझ लिया कि ये सांप है। इसके विपरीत संदेह अलंकार में क्या होता है, दोनों के दोनों बने रहते हैं, उस दूसरे का अस्तित्व नष्ट नहीं होता। जैसे संदेह होगा हमें किसी चीज़ का, जैसे ये पेन है या वो है, इस तरह से, ठीक है, ये बाइक है या स्कूटी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें संदेह हो रहा है ना किसी चीज़ का, ऐसे। और भ्रांतिमान में क्या होगा, भ्रांतिमान में उसका भ्रम होगा, हाँ यार कहीं ये तो नहीं है, कहीं बाइक तो नहीं है, कहीं स्कूटी तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें भ्रम हो रहा है, तो इस कंडीशन में भ्रांतिमान अलंकार होगा। अगला आता है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार साथियों आपको याद रखना है, अन्योक्ति मतलब अन्य की युक्ति, जहाँ पर कोई बात कही किसी को जाए और लागू किसी और पर हो जाए, वहाँ पर होगा हमारा अन्योक्ति अलंकार। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल है, अली कली में ही बिंदु आगे कौन हवाल है। एक अच्छा व्यंग्य है ये भी साथियों अन्योक्ति का भी। यहाँ पर आपको बताया गया है कि अन्योक्ति अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे, जब कोई बात कही किसी को जाए और लागू किसी और पर हो जाए। साथियों जो हमने आपको व्यंग्य बताया, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल है। साथियों इसमें जो है बताया गया कि अभी तो
न ही इस काल में फूल में पराग लगे हैं, न अभी मीठी मधु लगे हैं। बट ये भौरा जो है अभी से ही इतना क्यों खोया हुआ है इस जो हमारा फूल है, जबकि इसमें तो अभी फूल में न पराग लगा है न मीठी मधु लगी है। बट जो ये है कौन साथियों, जो भौरा है वो अभी से ही वहाँ पे मंडरा रहा है और वहीं पर ही रह रहा है। तो यहाँ पे इस कंडीशन को बताया गया है कि किसी को जब किसी को जाए और बात यहाँ पे कोई प्रयोगी हो रहा है। अन्योक्ति अलंकार, तो एक आपको एक राजा रानी की कहानी से भी अवगत करा दूं। राजा और रानी का नया विवाह हुआ था उस समय। तो रानी जी ने, राजा तो रानी के पास ही बैठा रहता था और उसको प्रजा का कोई ख्याल नहीं था। तो वहाँ पर भी प्रजा का ख्याल न होने की वजह से भी आप लोग समझ सकते हो कि वो लोग कहते थे कि अभी से ही वो ऐसा करने लग जाएंगे तो प्रजा का क्या होगा। तो यहाँ भी वही कंडीशन फुलफिल हो रही है, जहाँ पर कोई बात कही किसी को जाए और लागू किसी और पर हो जाए वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होगा। अगला आता है अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार में जहाँ पर उपमान की अनुपस्थिति में उपमेय को ही उपमान समझ लिया जाए, यानी जो वो है वही वो है। जैसे राम ही राम है, सिया से सिया, यानी सिया ही क्या है, सिया है। सिर और विरज विचारे विचारी, यानी जो तुलना की कंडीशन है यहाँ पे फुलफिल नहीं होती। उपमान जो है उपमान ही होगा, यानी उपमान की अनुपस्थिति में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। यदि उपमान नहीं है तो उपमेय को यहाँ पे उपमान मान लिया जाता है। अगला आता है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार, प्रतीप का अर्थ है उल्टा, जहाँ पर उपमान को ही उपमेय बन जाए वहाँ पे प्रतीप अलंकार होगा। जैसे यहाँ पे बताया हमने, एक महिला पुरुष की वार्ता चल रही है साथियों। यहाँ पे अनुकृत न जिसकी हो सुखी ऐसा रूप तूने पाया, उपमान खुद सिमटकर उपमेय में समाया, उसकी कला का सचमुच अंतिम निखार हो तुम, ये रूप की सीमा हो तो रूप की के पार हो तुम। आप लोग समझ गए होंगे कि साथियों यहाँ पे पूरी एक वर्णन हो रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी तो अनुकृति ही नहीं हो सकती। एक महिला और पुरुष को इम्प्रेस करने की कोशिश इस व्यंग्य के द्वारा कर रहा है कि आपकी तो अनुकृति हो ही नहीं सकती। आप पूरे विश्व में, पूरे धरती में एक अनोखा नमूना हो। आपको बता दें, आप कोई रूप की सीमा है तो उसकी सीमा के पार हो तुम, सीमा से भी पार हो तुम। तो यहाँ पे एक लड़का लड़की एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे व्यंग्य का प्रयोग करते हैं। तो प्रतीप अलंकार इस कंडीशन में प्रेजेंट होता है। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, जहाँ पर उपमान को ही उपमेय समझ लिया जाता है। अगला आता है मिलित अलंकार। मिलित का अर्थ है मिल जाना, जहाँ पर दो वस्तुएं एक दूसरे से अच्छी तरह मिल जाए वहाँ होगा हमारा मिलित अलंकार। मिलित से मतलब वो घुल मिल जाए, ऐसे घुल मिल जाए कि किसी कारणवश उनमें हम भिन्नता देख ही नहीं सकते। जैसे वर्णवाद सुकुमारता सब विधि सही मनाए, पोखरू लगी गुलाब की माला न जाने जाए। यहाँ पे साथियों बताया जा रहा है कि महिला के गाल इस तरह से लाल हो गए कि गाल के बगल में यदि हम गुलाब का फूल भी रखें तो हम पहचान नहीं सकते कि ये गाल है या गुलाब का फूल है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया कि ऐसी तरह से मिल जाता है एक दूसरे को, हम अच्छी तरह पहचान भी नहीं सकते। अगला आता है उन्मिलित अलंकार। मिलित अलंकार का ही विपरीत है उन्मिलित अलंकार। इस कंडीशन में क्या होगा, वो जो इसका अर्थ वो मिल तो जाते हैं, यानी दो वस्तुएं हैं वो मिल तो जाते हैं, किंतु साथियों किसी कारणवश हम उसमें भिन्नता देख लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आएगा हमारा उन्मिलित अलंकार। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दे रखा है, मिलित चंदन बंदो सबे गोरे मुकुन लखाए, जो जो मद लाली चढ़े त्यों त्यों उतरे जाए। तो यहाँ पे क्या होगा साथियों, जो हमारा उन्मिलित अलंकार है, उन्मिलित अलंकार में इसमें हम भिन्नता देख सकते हैं, बट मिलित अलंकार में जो है हम जो है भिन्नता नहीं देख सकते हैं। अगला आता है हमारा दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार में साथी परिभाषा जो है ये थोड़ा सा मिस राइट हो गया था। परिभाषा जो आप लोग नोट कर लीजिएगा, उपमान व उपमेय में बिंब प्रतिबिंब का भाव जब पैदा होता है तब होगा दृष्टांत अलंकार। उपमान व उपमेय में बिंब प्रतिबिंब का भाव जब पैदा होगा वहाँ होगा हमारा दृष्टांत अलंकार। जैसे
उसका मुख निसर्ग सुंदर है, चंद्रमा पर साधन की क्या जरूरत है। साथियों आपको बता दें दृष्टांत अलंकार को आपको कैसे पहचानना है, यानी उपमान व उपमेय में बिंब प्रतिबिंब लाइट से समझ आप लोग समझ सकते हो कि उनका प्रयोग यहाँ पे भाव पैदा होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया आपको, उसका मुख चंद्रमा जो सुंदर है, उसके लिए चंद्रमा की क्या जरूरत है, तो यहाँ पे दृष्टांत अलंकार प्रयोग होगा। अगला है उल्लेख अलंकार। उल्लेख मतलब पूरा वर्णन, जहाँ पर एक तथ्य की विवेचना कई ढंग से हो जाए वहाँ पे उल्लेख अलंकार होगा। जैसे जाके रखी भावना तैसी, प्रभु मूर्ति देखी सिन तैसी। तो उल्लेख अलंकार में एक तथ्य का विवेचन हम करते हैं तो कई ढंग से कर देते हैं। अंतिम भाग है हमारा इस अलंकार का, हमारा अर्थ अलंकार का, जहाँ किसी बात को कहने के लिए उसके सदृश कोई दूसरी बात उदाहरण के तौर पर जब प्रयोग होती है वह होगा हमारा उदाहरण अलंकार। तो उदाहरण से ही आप समझ गए हो कि एक चीज़ के प्रयोग के लिए उसका दूसरे का काम हो जाए, उसके लिए हमने वहाँ पे दूसरी बात का उदाहरण पेश कर दिया। जैसे आमोदनी तुमको कौन छिपा सकता है, अंतर तो अंतर आयास कसता है, बैठी है सीता सदा राम के भीतर, जैसे विद्युत गुथी घमासान के भीतर। तो सीता जी का यहाँ पे क्या हो रहा है साथियों, वर्णन हो रहा है और यहाँ पे बताया गया है कि और उसके समान जो है दूसरा कहने के लिए कोई दूसरा उदाहरण के तौर पर लाया जाए। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पर जैसे सीता सदा राम के भीतर, यानी सीता सदा राम के भीतर रहती है, जैसे विद्युत दूती घनश्याम के भीतर। तो यहाँ पे कहा गया कि उदाहरण के लिए एक चीज़ को पेश करने के लिए, एक बात को कहने के लिए हम उसमें दूसरा जो है उदाहरण के तौर पर यहाँ पे एक वाक्य प्रयोग करते हैं। तो साथियों हमने आज अर्थालंकार को पूरा पढ़ दिया, इसके भागों को भी पढ़ दिया। आगामी कुछ समय बाद हमारी MCQ चलेगी इस पार्ट के भी और अन्य लेक्चर के भी। इसके बाद आने वाला लेक्चर और होगा हमारा हिंदी व्याकरण का, उसको भी आप लोग ज़रूर देख के आइए। यदि आज की लेक्चर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।